हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज से जो है हम एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। बीए फोर्थ सेम की जो है क्लासेस जो है आज से स्टार्ट हो रही हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड है ये। आपके यूनिट 1 में जो है आपका फर्स्ट चैप्टर राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति एवं विकास, जिसका आज हम पार्ट 1 जो है डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक आप बने रहेंगे। उम्मीद है जो आपके थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं बहुत ही अच्छे गए होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा वो था आपका 1857 की क्रांति। पढ़ा है ना आप सबने? याद आ रहा होगा। तो 1857 की क्रांति जो थी वो रही थी असफल। ठीक है, आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो ये जो क्रांति है असफल हुई, लेकिन इस असफलता के बाद भी जो है लोगों में राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई है। ठीक है, लोगों में राष्ट्रीय चेतना का उद्भव हुआ है। वो जो टाइम पीरियड रहा है इसका 1860 से लेके 1870 तक का जो टाइम पीरियड रहा है, ये बहुत ही पीक रहा है भारतीयों के लिए, क्योंकि इसमें आपको तरह तरह के धार्मिक आंदोलन भी मिले हैं, जिससे इस 1857 की क्रांति के बाद जो मनुष्य का दिमाग था वो इस तरह हो गया कि हमें तो स्वतंत्र होना ही होना है। जो ये आपकी 1857 की क्रांति है, मैं कह सकती हूँ इसे कि एक चिंगारी का काम कर गई। माना कि हम इसमें असफल हुए, वो हमारी कुछ कमियां थी, लेकिन एक चिंगारी तो ये पैदा कर गई जिससे लोगों को पता लगा एक्चुअल में कि स्वतंत्र होना है। ठीक है, उन्हें पता लगा कि स्वतंत्र होना है और हमने स्वतंत्रता हासिल करनी है। तो इस चैप्टर में आप बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे इस चीज़ को, और आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय करना है, आपने कुछ सीखना है इससे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपकी जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय जागृति और स्वतंत्रता की भावना का बहुत ज़्यादा उदय हुआ। 1857 की क्रांति असफल रही। 1860 से लेकर 1870 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें राजनीतिक चेतना का बहुत तेजी से विकास हुआ। धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। धर्म, समाज, शिक्षा, राजनीति, इन सबको बहुत प्रभावित किया इन सब चीज़ों ने। और इससे क्या हुआ, जब इतनी चीज़ों को प्रभाव पड़ रहा है, आपकी इतनी चीज़ों पे प्रभाव पड़ रहा है, तो सामाजिक चेतना तो बढ़ रही है ना, लोग अवेयर तो हो रहे हैं ना अपनी चीज़ों को लेके। तो राजनीतिक चेतना का भी विकास होने लग गया। ठीक है, और भारत में धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक जो है संगठन स्थापित होने लगे। अगर आप किसी चीज़ के प्रति अवेयर हो जाते हैं, आप में चेतना आ जाती है कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए बेटर है, तो आप उसके लिए कुछ ना कुछ कदम आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। तो इसी तरह उस समय के लोगों ने किया और भारत में धीरे धीरे सामाजिक और आर्थिक संगठन उन्होंने स्थापित किए। आपको पता है कि आज का यूथ, आज हम अपने प्रेजेंट की बात करें तो आज के प्रेजेंट में भी मैं कहूँगी कि यूथ सबसे आगे है। ठीक है, तो उस समय भी युवा वर्ग ही आगे था, जो आपका यूथ था वो सबसे आगे था ये राष्ट्रीय चेतना के विकास में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें। 1875 से लेकर 1885 जब तक कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई, तब तक जो नई राजनीतिक चेतना बहुत अच्छे तरीके से पनपी है, ये सभी के सभी युवा वर्ग की देन थी। जो ये सारे युवा थे ये ज़्यादा कैसे थे? लड़ाकू थे, राष्ट्रवादी थे, और इनमें से अधिसंख्य इन्हीं 10 वर्षों के भीतर राजनीति में ये आए थे। और इन्होंने क्या करा था? एक नया संगठन भी बनाया था, क्योंकि इनको लगता था कि पुराने संगठन जो है दकियानुसी हो गए हैं और उनका जनाधार भी ज़्यादा ठोस नहीं है, वो ज़्यादा कोई कार्यक्रम भी नहीं करते। यानी कि कहने का मतलब है कि जो हम कर रहे हैं वही बेटर है। ठीक है, इसी बीच जो है संगठन जो पनपे हैं वो है बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, दक्षिणपंथी, और जो है ये मरनासर हो गए थे। ठीक है, 1876 में ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है अब आपके लिए। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। आपको मैंने अभी पढ़ाया है ना कि कई संगठन स्थापित होने लगे। तो सबसे पहले जो है अगर हम बात करें तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन का जो है गठन हुआ। और इसी प्रकार जो मद्रास के नवयुवक थे, यानी कि जो यूथ था, उसमें से कुछ नाम हैं, आपने ये चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला नाम आता है बी रंगैया नायडू का, एम.वी. राघव चेरियार और पी आनंद चार्लू। जो ये आनंद चार्लू है ये बहुत ही हिट आदमी है भाई। 1884 में इन्होंने मद्रास में
क्योंकि मद्रास के नवयुवक है ना, इन्होंने मद्रास महाजन सभा 1884 में, मद्रास महाजन सभा और 1885 में मुंबई के राष्ट्रवादियों में, जिनमें आपके के.टी. तेलंग, फिरोज शाह मेहता का आप जो है नाम ध्यान रख सकते हैं। इन्होंने 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी कि बम्बई में काम हो रहा है ना, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की इन्होंने स्थापना की थी। कब की थी? 1885 में की थी। और 1885 में आते आते भारतीयों में जो राष्ट्रीय चेतना थी बहुत ही पीक पॉइंट पे पहुंच गई थी, बहुत ही जागृत हो गए थे लोग, और जिसकी परिणति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में हुई। आप सबको पता है इस बात का कि 1885 में ही आपके जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस ने ही राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों का नेतृत्व किया और देश को स्वतंत्रता भी दिलाई, और इसके बाद भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। अब आपके लिए मेन पॉइंट्स क्या हैं? सबसे पहले हमने भूमिका पढ़ी, उसमें हमने देखा कि जो युवा वर्ग था वो सबसे आगे था। तो सबसे पहले जो है स्टार्टिंग होती है आपके मद्रास से होती है, ठीक है, मद्रास से हुई है। 1876 में जो है सबसे पहले आपके इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया है 1876 में। इसके बाद जो है आपके मद्रास में हुई है। मद्रास में जो है आपके 1884 में मद्रास महाजन सभा, और 1885 में बम्बई में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई है। तो आपने जो है 3 सन बहुत अच्छे से याद करने हैं। सबसे पहला है आपका 1876, साथ साथ बोल लीजिए कि इसमें क्या हुआ था, इंडियन एसोसिएशन की गठन हुआ था। 1884 मद्रास महाजन जो है सभा की स्थापना हुई थी। 1885 में क्या हुआ था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, और 1885 में ही आपके कांग्रेस की स्थापना हुई थी A.O. हयूम के द्वारा। ठीक है, अब आप इतना समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। जो ये राष्ट्रीय चेतना हुई है और राष्ट्रीय जागृति के कारण क्या थे कि लोग ऐसे कैसे एकदम से जो है उठ गए कि उनको लगा कि हमें स्वतंत्रता हासिल करनी है। तो उसके पीछे ऐसे क्या कारण थे कि लोगों में ये आग जली। ठीक है, तो अब देखते हैं 1857 का जैसे ही विद्रोह हुआ, आपको पता है असफल हुआ, तो छोटे छोटे राजनीतिक संगठन बने। 3 आपने देख भी लिए हैं, जिन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और राष्ट्रीय जागरण की भावना को उत्पन्न किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे पहला जो पॉइंट है आपका ब्रिटिश साम्राज्यवाद। इस चीज़ ने लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा जागृति पैदा करी है। साम्राज्यवाद मतलब क्या कि आप अपने जो है, अगर आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ तक अपना साम्राज्य को फैला लो। यानी साम्राज्यवाद अगर मैं आपको सीधे शब्दों में बताऊँ तो यही होता है। तो ब्रिटिशों ने हमें अपना उपनिवेश बनाया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कहाँ तो वो सिर्फ बंगाल में आए थे, अगर आपको प्लासी की लड़ाई याद है तो, और कहाँ उन्होंने अपने पूरे देश में अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। तो इस कारण से भी इसमें राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई है। पढ़ते हैं कैसे। ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारत में राष्ट्रीय चेतना जागृत करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना का जो उदय रहा है वो साम्राज्यवाद की देन है। जो भी देखो, अगर उन्होंने अपना साम्राज्यवाद किया है तो वही तो हमारे लिए राष्ट्रीय चेतना का काम करा कि उन्होंने हमें हद से ज़्यादा जो है टॉर्चर किया है। ठीक है, और इसके बाद ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में जो भी नीतियाँ अपनाई गई है उन सभी के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रवाद की जो है भावना उत्पन्न हुई है। ठीक है, और जितने भी हमारे राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न हुई है वो सारा का सारा उनके विरुद्ध था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध था। ठीक है, और राष्ट्रीय चेतना का विकास जो था आर्थिक हितों के बीच टकराव के कारण भी हुआ था। जो हमारे आर्थिक हित थे उनको ये बहुत ज़्यादा स्टक कर रहे थे, उन पे ये वार कर रहे थे, और अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेज क्या थे, अपनी रक्षा करना चाहते थे ना, तो इन्होंने क्या किया, भारत में साम्राज्यवाद और बहुत ही अच्छे तरीके से औपनिवेशिक शासन की स्थापना भी की। प्लासी की लड़ाई याद कर लो, बक्सर की लड़ाई याद कर लो। ठीक है, आप सबको मैं ये पिछला सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ 3rd सेम में, उसको भी याद कर लो। अब सब भूमिका यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो क्या हुआ, साम्राज्यवाद की नीति आई थी ना, किसने करी थी, कमेंट सेक्शन में लिखना, किसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए गंदी गंदी चालें चली थी, आपको मैंने अभी करवाया है। तो अंग्रेजों के हितों की रक्षा के लिए आपके भारत में साम्राज्यवाद और औपनिवेशिक शासन की जो है स्थापना की गई,
जिसका क्या था अर्थ? आप इतना साम्राज्य का विस्तार कर रहे हो, अगर आप एक जगह जगह बैठ जाते हो तो आपको ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे। इसका मतलब सीधा टारगेट है कि भारतीयों को इनको शोषण ही करना था। ठीक है। और 2 दशकों में भारतीय अंग्रेजों की इस नीति का अच्छी तरह से ये समझ चुके थे। जो हमारे भारतीय है ना, इनकी नीतियों को बहुत अच्छे से समझ चुके थे और वो जान चुके थे कि ये है क्या। और जितना भी उनका पिछड़ापन हुआ है ये अंग्रेजी सरकार को ही मानते थे। अब भारतीय मानने लगे थी कि जब तक ब्रिटिश शासन रहेगा तब तक उनका आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। इतने गंदे तरीके से इनका शोषण हुआ है तो वो समझ गए थे कि हमारा आर्थिक विकास नहीं हो सकता है। जितने भी आपके ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग था और आपका भारतीय पूंजीपति वर्ग था, इनके बीच में हद से ज़्यादा है जो टकराव हुआ। और भारत का पूंजीपति जो वर्ग था, भारतीय उद्योग का जैसे ही पतन हुआ है बहुत बुरे तरीके से। जैसे ही इस चीज़ का पतन हुआ तो ब्रिटिश पूंजीपतियों के हितों की रक्षा को जिम्मेदार मानता था। आपके बीच में ये चीज़ें हो रही हैं, सिर्फ भारतीयों का नुकसान क्यों, ब्रिटिशों का नुकसान क्यों नहीं? तो इनका पतन हुआ, इन्हें और गुस्सा आया, तो इन्हें पता लगा कि नहीं, हमारे साथ गलत हो रहा है। वो कानून ही ऐसे बनाती थी, जो ये ब्रिटिशर सरकार थी, ऐसे कानून बना देते थे कि जिससे सिर्फ और सिर्फ जिनका लॉस होता था वो हमारे सिर्फ भारत के उद्योगों का ही होता था। वास्तव में जो अंग्रेजी सरकार थी वो कैसे थी, वो भारतीयों के हितों की रक्षा करने के बजाय सिर्फ और सिर्फ अपने हित के बारे में सोचती थी। भारत को इंग्लैंड का उपनिवेश बना दिया गया, आप सबको ये बात पता है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई। औद्योगिक क्रांति आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में मैंने बहुत अच्छे से बताया। तो इंग्लैंड में जैसे ही औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद ये क्या करते थे, जब उद्योग में क्रांति शुरू हो गई तो ये जो ब्रिटिश थे हमारे भारत में आते थे, यहाँ से हमारा कच्चा माल यानी कि कपास, रेशम कम कीमत पर सब चीज़ें लेकर ये ब्रिटेन भेजते थे। और वहाँ पर जो चीज़ बन जाती थी, वहाँ पर के मिलों में जो चीज़ बन जाती थी, ये हमारे भारत के बाज़ारों में पहुंचाने लगे। क्यों भाई, जब आप हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके जा रहे हो तो हम यहाँ पर क्या चीज़ नहीं कर सकते? क्योंकि ऊपर वो जो थे हमारे जो उद्योगों को नष्ट कर चुके थे। और अंग्रेजों ने भारत को एकमात्र जो है एक मंडी ही बना दिया था। यहाँ पर सिर्फ वो अपना सामान बेचने के लिए आते थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था कि उनका कितना शोषण हो रहा है। वो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कच्चा माल लेके जाते थे। समझ आ रही है आपको? और यहाँ तक कि विदेश शासन भारत के राजनीतिक में भी, आर्थिक में भी, सांस्कृतिक में भी, इन सभी चीज़ों में जो है बाधा बन गए थे। अब औद्योगिक क्रांति आई, भारत में पहुंच लाखों संख्या में कारीगर और शिल्पकार जो है बिल्कुल बेकार हो गए। क्योंकि एक जो है आपको ये बात पता होगी, अगर कुछ भी नहीं पता तो ये तो पता है ना कि जो हस्त कुठार जो होती है, मतलब कि जो आपकी जो हस्तशिल्प होती है, जो चीज़ें जो आपके हाथों से बनती है, अगर उसकी जगह मैं आपको कह दूं कि मशीनों से वो चीज़ तैयार हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके लघु कुटीर है, जो आपके जो चीज़ें हैं जो हाथों से बनती हैं, वो क्या होंगे, वो नष्ट ही होंगे। और वो तो हमारा शोषण कर ही रहे थे। जो सरकार थी, ब्रिटिश सरकार थी, वो तो हमारा शोषण कर ही रही थी। उन्होंने तो भारत को अपना उपनिवेश बना ही दिया था। और इधर क्या हो गया कि इंग्लैंड में क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति आ गई। समझ रहे हैं? इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति आई और जो ब्रिटिशर थे वो भारत में आते थे, कच्चा माल लेके जाते थे और यहाँ पर अपनी मिल में जो है आपके मशीनों से काम करते थे। और यहाँ पर जब वो जो आपका सामान जब आपका वो हो जाता था, बन जाता था इंग्लैंड में, तो यहाँ आकर उसको बेचते थे, तभी तो ये मंडी बन गई थी। और जो यहाँ पर भारत में जो व्यक्ति काम कर रहा था, एक जो है उद्योग कर रहे थे, तो वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गए, है ना। तो ये इसमें बताया गया है। अंग्रेजों ने अपने शासनकाल के दौरान भारत से अधिक धन बहुत एकत्रित किया है। अब तरीके तो अपनाएंगे। पहला तो तरीका इनका ये था, इन्होंने भू राजस्व प्रणालियाँ बनाई। आपको भू राजस्व प्रणालियाँ भी पता होंगी, जिसमें स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ियाँ हैं। इनमें क्या हुआ, अब इनमें ये किसानों को टारगेट करने लग गए। अब इस प्रणाली के अंतर्गत क्या करते थे कि भारतीय किसानों को अपनी कुल उपज का आधे से अधिक भू राजस्व देना पड़ता था। सबसे पहले अंग्रेजों ने उद्योगों को नष्ट किया, अब वो किसानों पे यानी कि कृषि पे वार करने लगे। और जो ये भू राजस्व देते थे उनको नकदी में देना पड़ता था। उस समय खेती पूरी तरह से बिल्कुल ही वर्षा पर निर्भर थी, कोई सिंचाई का इतना आज जो है इतनी डेवलपमेंट हो चुकी है, उस समय नहीं थी। उस समय की जो खेती होती थी वो पूरी की पूरी तरह आपके वर्षा पर निर्भर करती थी और अकाल और महामारियाँ और साथ में होती थी। भू राजस्व को नकदी में चुकाने के लिए जो है किसानों को क्या करते थे, किसान क्या करते थे, साहूकारों से कर्जा लेते थे। अब क्या होगा, किसानों की तो जो है दयनीय स्थिति होगी ही होगी, ये कर्जों के नीचे दबते गए।
निर्धनता आई, भूखमरी आई, अकाल आया, महामारी आई, इन सब से मरने लग गए और दुर्दशा के लिए ब्रिटिश सरकार को ही दोषी ठहराने लगे। ऑब्वियसली बात है, आप खुद देख रहे हैं कि कितना हद तक इन्होंने शोषण किया है। इसके बाद अब आइए हमारी शिक्षा पे। भारतीय शिक्षित वर्ग भी विदेशी शासन से असंतुष्ट हो गया था। कैसे हुआ? अंग्रेजी का प्रचार प्रसार हुआ, सरकार उन्हें किसी भी भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों को ऊंची नौकरियां बिल्कुल भी नहीं दी। भारतीयों को केवल कहाँ रखा? क्लर्क पर और सैनिक स्तर की ही नौकरियां दी। योग्यता के आधार पर किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं दी। ठीक है। अब युवा शिक्षित वर्ग ने भी विदेशी शासन की बुराई को सबसे पहले पहचाना। युवा वर्ग ही सबसे पहले काम करेगा। जो शिक्षित है और जो युवा है वो समझ गया था इनकी कहानी कि ये हमारा हर तरीके से शोषण कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो है जनता के सामने आए, उनको उजागर किया और इससे जो है राष्ट्रीयता की भावना का प्रचार हुआ। अगर आप बात करोगे भारतीय व्यापारी की, उद्योगपति की, ये भी अपने औपनिवेशिक शासन से बिल्कुल असंतुष्ट थे। अंग्रेजों की जो नीति थी वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश पूंजीपतियों के अंतर्गत ही आती थी और इससे क्या हुआ? आप ऊपर पढ़ चुके हो कि जो उद्योगपति हैं उनको बहुत ज़्यादा कठोर आघात लगा, चुंगी कर लगाए गए, टैक्स लगाए गए। तो ये चीज़ें ये जो सारी हैं आपके साथ जो हुई हैं। ठीक है। और ये जो है एक और चीज़ आपके कि 24 से अधिक भयंकर अकाल भी उस समय के पड़े हैं, लोग मृत्यु के शिकार हो गए हैं। ठीक है। तो आप जो है स्थिति को समझ गए होंगे। ठीक है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह जो है ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने राष्ट्रीय चेतना उत्पन्न करने में बहुत सहायता करी है। अगर ये ऐसा ना हुआ होता, साम्राज्यवाद का विस्तृत ना हुआ होता, तो लोगों को पता ही नहीं होता कि हमें स्वतंत्र भी होना है। ठीक है। इसके साथ ही आपका है भारतीयों के यूरोपीय देशों से संबंध। अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत क्या हुआ? यूरोपीय देशों के साथ भी घनिष्ठ संबंध इनके हो गए, स्थापित हुए। भारतीयों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रीयता की भावना और स्वतंत्रता की भावना बहुत प्रबल हुई, भारत के लोगों को ही प्रभावित किया। ठीक है। जर्मनी और इटली की स्वतंत्रता से भारत के लोगों में ये प्रश्न घर करने लगा, जब ये छोटे देश स्वतंत्र हो सकते हैं, जर्मनी अगर स्वतंत्र हो सकता है, अगर इटली हो सकता है, तो हम क्यों नहीं हो सकते? हम भी हो सकते हैं। तो ये जो है ना देखा देखी भी जो है भारतीय थोड़े अलर्ट हो गए थे, उनको पता लग गया था कि उनको क्या करना है। तो भारतीयों ने पश्चिमी देशों से मुक्ति, स्वतंत्रता और अधिकारों का जो ज्ञान प्राप्त किया उस पर वो अमल करे और ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए उन्होंने स्वप्न भी उसने दिखाए हैं। आगे बात करेंगे हम प्रशासनिक और जो है आर्थिक एकता भी इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिली है। अब वो कैसे देखने को मिली है वो देखते हैं। आपको ये बात पता है कि जो 1757 से लेकर जो 1857 तक का जो टाइम पीरियड था उसमें अंग्रेजों ने भारत के अधिकांश प्रदेशों को जीत लिया था। आपको ये बात पता है ना? 1757 में आपके प्लासी की लड़ाई हुई थी, फिर आपकी बक्सर की लड़ाई हुई थी और लास्ट आपका 1857 का विद्रोह हुआ था। अब ये देश जो आपके प्रदेश हैं बहुत सारे जीत गए थे और ब्रिटिश साम्राज्य में इन्होंने मिला लिया था और कुछ स्वतंत्र जो रियासतें थे वो ब्रिटिश सर्वोच्चता स्वीकार कर रही थी। अगर बात करें हम नॉर्थ साइड से लेकर उत्तर में हिमालय पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक राजनीतिक एकता बहुत ज़्यादा स्थापित हो गई थी। ठीक है। और अंग्रेजों द्वारा जो है भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में एक जैसा शासन प्रबंध स्थापित किया गया। इसके लिए क्या किया गया? एक ही प्रकार के कानून भी लागू किए गए और समस्त देश में क्या हुआ? एक ही तरह की न्यायिक प्रणाली शुरू कर दी गई और एक मुद्रा प्रणाली भी शुरू कर दी गई। और अंग्रेजों में क्या हुआ? भारत में आधुनिक डाक, तार, यातायात के साधनों का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। तो ये भी इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। आर्थिक एकता इसमें दिखाई है, आप इसमें देख सकते हो। सरकारी नौकरियों में भारतीयों से भेदभाव हुआ है, बिल्कुल हुआ है। आपने अभी पढ़ा है कि अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई सरकारी नौकरियों में भारतीयों से भेदभाव की जो नीति थी राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण बनी। कैसे बनी? 1833 का चार्टर एक्ट आया और 1858 की महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी, विश्वास दिलाया भारतीयों को कि तुमको सरकारी नौकरियों में योग्यता के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। लेकिन सरकार ने इस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया, इन घोषणाओं को कभी लागू नहीं किया। वो सिर्फ जो है सरकारी कागजों तक ही क्या रह गए थे? सीमित रह गए थे। तो उनको ये चीज़ पता लग गई थी। ठीक है। और एक बीच में एक और चीज़ आई थी कि भारतीयों को भारतीय नागरिक सेवा यानी कि इंडियन सिविल सर्विस की नौकरियों से वंचित रखा। अंग्रेजों की सोची समझी रणनीति थी। अगर आपको इस परीक्षा में बैठना है तो आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए
और इस परीक्षा अगर आपने परीक्षा भी देनी है तो आपको इंग्लैंड में होती थी, और जो परीक्षा का माध्यम होता था वो भी इंग्लिश होता था। तो जानबूझकर भारतीयों के लिए हर चीज़ को कठिन किया गया है जिससे वो सिविल सर्विस में ना नियुक्त हो पाए। तो इसमें कोई भी भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्त नहीं हो सकते। लेकिन इतनी कठिनाइयों के बाद भी कुछ भारतीय ऐसे थे जिन्होंने आईएएस की परीक्षा को पास किया है। रविंद्रनाथ ठाकुर नाम जो आपने ज़रूर सुना होगा, इनके भाई हैं सत्येंद्र नाथ ठाकुर ने सर्वप्रथम भारतीय नागरिक सेवा की जो है परीक्षा पास की थी। इसके बाद 1869 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, 1877 में अरविंद घोष जी ने सिविल सर्विस की परीक्षा पास की है। सरकार ने कोई ना कोई बहाना बनाया है और उन्हें नौकरी से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने क्लियर तो किया ना। और 1877 में आते आते 21 वर्ष की जो इनकी आयु थे वो कर दी इन्होंने 19। कितनी कर दी? 19। और सरकार के इस कदम ने पढ़े लिखे भारतीयों में एक असंतोष का जो है लहर दौड़ गई थी। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे। ये देखो, ये सारे आपके जो पॉइंट्स हैं कि किस तरह जो है कारण क्या क्या थे पीछे, जिस तरह हमें राष्ट्रीय चेतना उद्भव हुई है, ये कारण आप देख रहे हो। जाति कटुता हो गया, ये आपको मैं कल के पार्ट में करवाऊंगी। ठीक है, कल अब इस चैप्टर को हम बिल्कुल फिनिश कर देंगे। तो कैसा लगा ये सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। पार्ट 1 आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अब सभी लाइक ज़रूर करें, शेयर आप मैक्सिमम करें, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें ताकि चैनल पर जितनी भी वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।